हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस सैंपल पेपर थर्ड के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये सारे के सारे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और उनको कैसे डील करना है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इससे पहले हमने एक और सैंपल पेपर को सॉल्व कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे कंप्लीट प्लेलिस्ट का ही लिंक मैंने आपको दे दिया, जहां पे जितने भी सैंपल पेपर के सोशल साइंस के सैंपल पेपर होंगे वो सारे के सारे उसी प्लेलिस्ट पे अपलोड किए जाएंगे। तो आराम से देखते रहो सारे के सारे वीडियो को। और जिस तरीके से आप हमारे चैनल को प्यार दिखा रहे हो, बस यही नशा हमें चाहिए अभी, क्योंकि हमें लाना है 80 आउट ऑफ 80 और एम रखते हैं कि 30 जनवरी तक हमारे 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू फॉर इंडिया? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंडिया के लिए सिंपली ट्रू है, ठीक है, उसके बारे में सिंपली बताना है। तो नंबर 1 में है इंडिया हेट पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे आर करप्ट। इंडिया जो है वो इंडियंस जो है वो हेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को क्योंकि वो करप्ट है। तो ये हम लोग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टी जो है वो एक्चुअल में करप्ट है और कुछ पार्टी जो है अच्छी हैं, ठीक है, तो ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। सेकेंड है बी, इंडियंस लव पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट। नहीं, एकदम लव भी तो कोई नहीं करता यार। सी में देखो, इंडियंस बिलीव दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट completely trustworthy but their existence and participation is important and inevitable। हाँ, बिल्कुल यही होगा इसका राइट आंसर। हमें पता है इंडियंस जो है ना, उन्हें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एग्जिस्टेंस इनका रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये रहेंगे तो हमारा पार्टिसिपेशन जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा, डेमोक्रेसी जो रहे वो बचा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फार्मिंग यूजिंग द गिवन हिंट्स। है ना, ये जो आपको हिंट्स देखने को मिल रहा है इसके बेसिस पे सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये फार्मिंग यहाँ पे चल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है इट इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अच्छा, हाई पॉपुलेशन प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर का बहुत जरूरत है, ठीक है, सही बात है। थर्ड में क्या है, इट इज हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। है ना, बायोकेमिकल्स इनपुट्स का भी जरूरत है, ठीक है, अच्छी बात है। कोड्स में क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग के लिए ये जो पहला कोड लिखा हुआ है हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। बी है कॉमर्शियल फार्मिंग, उसमें भी हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिलता है। हाँ, वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होना चाहिए, बट ये फर्स्ट ऑप्शन हमें समझ नहीं आ रहा है। सी देखो क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? ये एक्चुअल में होता है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले प्लेसेस पे किया जाता है ताकि वहाँ के डिमांड को, क्योंकि हाई डिमांड होगा क्रॉप्स का, हाई डिमांड होगा वहाँ पे फूड्स का, तो उनको फुलफिल सिंपली किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में दिया हुआ है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। ये जो होता है ये स्मॉल स्केल पे होता है, लाइक वो जो आप खुरपी देखे होंगे, ठीक है, उस टाइप का यूज किया जाता है और एक घर के ही जो लोग होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। जो नीचे आपको फिगर दिया गया है उसको आपको देखना है एंड चूज द स्टेटमेंट विच स्टैंड ट्रू फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सेक्टर। अच्छा, इसके बारे में सिंपली बताना है, फिगर देख के थोड़ा मुश्किल है बट चलो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या, एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू दिस सेक्टर ओनली प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। बी में देख सकते हैं, हमें जो 100% चाहिए ना उसमें जाना है, जो केवल कंसीडर नहीं करना है। बी में है द सेक्टर ओनली प्रोड्यूसर क्रॉप्स, ये सेक्टर केवल क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सी में देख लो क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सेक्टर फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट आर सब्सिक्वेंटली मेड। बिल्कुल, सी ऑप्शन इज द राइट। ये क्या है, ये हमारा सिंपली प्राइमरी सेक्टर हमें देखने को मिलता है। और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर पे ही आपका सेकेंडरी और टर्शियरी भी डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें दिया है कि इस सेक्टर का जो प्रोडक्ट्स है वो बेस है किसका, ऑल अदर प्रोडक्ट्स के लिए,
ठीक है। जैसे अगर हम लोग शर्ट पहनते हैं तो कहाँ से आता है, यहीं से तो बनता है कॉटन, तब जाकर हम लोग सिंपली करते हैं, यानी कि हम लोग सिंपली शर्ट के फॉर्म में से वियर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन बेल्जियम। अच्छा, बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो क्या है, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन बिफोर 1993, बिल्कुल सही है। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो वहां पे सिंपली ये वर्ड जो है वो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो ए तो सही है। बी में देखो क्या है, In 1993, the central government was given constitutional power to take away power from the regional government। हाँ, क्या किया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू टेक अवे द पावर फ्रॉम द रीजनल गवर्नमेंट। नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल ही गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया गया था, जबकि रीजनल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ पावर वो क्या कर ले, वहां से ले ले, ठीक है। तो सेकंड तो हमारा गलत हो गया। थर्ड में क्या है, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है भाई। पहले क्या था, यूनिटरी था, सारा का सारा पावर किसके पास था, सेंटर के पास था, बट उसने क्या किया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया और उसके बाद उसने क्या किया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया। फेडरलिज्म इंडिया में भी वर्क करता है, ठीक है, जहां पे दो टाइप के सिस्टम देखने को मिलते हैं, दो टाइप के गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, एक स्टेट के बेसिस पे और एक सेंट्रल के बेसिस पे, ठीक है। चलो ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं। इसके बेसिस पे हमें आंसर देना था, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर डी में आपका 1 और 3, नहीं 1 और 3 नहीं है। बी ऑप्शन में देखो तो क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। दोनों के दोनों जो होंगे वो सिंपली हमें राइट आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो सिंपली हमें मिसिंग देखने को मिलता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। पहला स्टेबिलिटी हमें मिसिंग देखने को मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं, बट देख लेते हैं। बी क्या है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी होता है। सी में डेवलपमेंट हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता है। डी ट्रांसपेरेंसी, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें हम लोग 100% बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो होगा वो बिल्कुल मिसिंग रहेगा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इस टाइप से एकदम प्रॉपर फॉर्म में आप इसका आंसर दे सकते हो। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज द जियोलॉजिस्ट डिफरेंट फ्रॉम जियोग्राफर, यानी जियोलॉजिस्ट जो है वो जियोग्राफर से कैसे डिफरेंट है। तो अगर ये आपने सिंपली पढ़ रखा होगा ना, तो उसमें लिखा हुआ था जियोलॉजिस्ट जो होता है वो सिंपली, जियोलॉजिस्ट या जियोग्राफर जो है वो सिंपली रिलेटेड होता है मिनरल्स से, ठीक है। मिनरल्स के वाले पार्ट को जो स्टडी करता है वो वहां से सिंपली हमारा आता था जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला में है जियोलॉजिस्ट स्टडीज सॉइल, नहीं सॉइल के बारे में तो स्टडी करता ही नहीं है भाई। फिर बी है जियोग्राफी स्टडीज रॉक्स एंड देयर केमिकल्स कंपोजिशन एंड द जियोलॉजिस्ट स्टडीज अबाउट द सबसॉइल, नहीं सॉइल के बारे में बात ही नहीं होता है। सी में देखिए, जियोलॉजिस्ट स्टडी इज अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड द जियोग्राफर रीड्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मिनरल्स। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मैच द आइटम इन कॉलम ए विथ दोज ऑफ कॉलम बी। कॉलम बी के साथ मैच करना है। कॉलम ए में आपको दिया है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी पार्ट में दिया है बीजेपी, सी पार्ट में दिया है, बीजेपी का तो फुल फॉर्म जानते हो, भारतीय जनता पार्टी, सी का फुल फॉर्म है एनसीपी। एनसीपी का फुल फॉर्म आप हमें बता दोगे, इससे पहले वाले सैंपल पेपर में भी मैंने एनसीपी के बारे में बता रखा है, आपने पढ़ रखा होगा तो फटाफट से बता दोगे कि क्या है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, विथ मिनट, है ना, मिनट टाइमिंग वहां जरूर लिख दोगे। फिर सीपीआई, सीपीआई का क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके लिए कौन मैच कर रहा है उसके बारे में सिंपली हमसे पूछा हुआ है। तो आईएनसी किसके साथ मैच करेगा, तो सेक्युलरिज्म को सिंपली ये फॉलो करते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आ रहा है गांधीयन सेक्युलरिज्म। सर इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग तो गांधी लगाता है ना, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, तो ये गांधी सेक्युलरिज्म क्यों नहीं होगा, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है इसका, क्योंकि अगर हम लोग देखें गांधीयन सेक्युलरिज्म को कौन फॉलो करते हैं तो वो एनसीपी वाले फॉलो करते हैं,
ठीक है। तो पहला का हो जाएगा सेकुलरिज्म, है ना, यानी कि फर्स्ट का थर्ड के साथ। बीजेपी जो है वो कल्चरल नेशनलिज्म को फॉलो करता है, मेनली आपने हिंदुत्व का नाम सुना होगा, तो ये सब बीजेपी से रिलेटेड होता है। एनसीपी गांधीयन सेकुलरिज्म से, और सीपीआई जो होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये होता है मार्क्सिज्म को, ये सिंपली फॉलो करते हैं। लेनिन जो थे उनके विचारधारा को ये सिंपली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो फर्स्ट का थर्ड है, कौन सा है, फर्स्ट का थर्ड, तो सॉरी फर्स्ट का, हाँ फर्स्ट का थर्ड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द गिवन असर्शन। इस असर्शन को कौन सा सिंपली वो क्या है, ट्रू करता है, सपोर्ट करता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, जैसे कि पहले के करेंसी में क्या होता था, पहले का करेंसी सोना का बना होता था, चांदी का बना हुआ था, तो अगर किसी के पास करेंसी आया ना तो उसको मेल्ट करके ज्वेलरी बना लेता था, बट अब तो वैसा हो नहीं सकता है। तो बस उसी से रिलेटेड है, ए पार्ट में दिया है रिया कैनॉट मेल्ट अ रूपी और नोट एंड यूज इट टू मेक ज्वेलरी। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। रिया ऐसा नहीं कर सकती है कि अब पैसा ले और उसको मेल्ट करे और ज्वेलरी बना दे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9th में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैम्पलेट्स वाज अ प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज दैट बिगेन्स इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया। अच्छा, इसमें से कौन सा पैम्पलेट्स, तो हिंदुस्तान गजट नहीं, फिर हमारे पे है बंगाल गजट, हाँ बिल्कुल बंगाल गजट इज द राइट आंसर। ये सबसे पहला पंपलेट हुआ था जो इंडिया में सिंपली आया था, ये कोलकाता साइड स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 1780 में, ठीक है, याद रखियो डेट, 1780 में सिंपली स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10th में देखो, 10th में क्या है, हाउ आर एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम रिलेटेड टू ईच अदर। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इक्वल है भाई, दोनों इक्वल है। देख लो, एवरेज इनकम इज लार्जर देन, नहीं गलत है, एवरेज इनकम इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा हमें समझा दो कि क्या होता है, तो चलो समझ लेते हैं। देखो एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री टोटल कंट्री का जितना इनकम है, ठीक है, डिवाइड करते हैं उसको टोटल पॉपुलेशन से, तो एक हमें हमारे पास एक डेटा मिलेगा, वही है एवरेज इनकम, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां तक हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट होता है। आई होप कि यहां तक तो अभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, चूज द करेक्टली मैच पेयर। करेक्टली मैच पेयर को हमें चूज करना है, ठीक है। चलो ए ऑप्शन में क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, है ना, इंटरनल डेमोक्रेसी का लैक होना, ठीक है। नो न्यू कैंडिडेट्स टू प्रोमोट एट हायर पोजीशन है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ये गलत हो गया हमारा। बी क्या है, इन्फ्लुएंस द मनी एंड द मसल्स पावर, कैंडिडेट्स विथ ट्रू पोटेंशियल आर नॉमिनेटेड। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर मनी और मसल्स पावर बहुत ज़्यादा है ना तो आपको देखने को मिलेगा, अगर यूपी साइड का इलेक्शन कभी कभी होता है ना तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब गुंडा लोग जो मतलब क्या होता है उसको क्या तो बोलते हैं, भाई ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब वो जो गुंडा लोग होता है, जो बहुत लोग क्रिमिनल है, वो सबको क्या आता है, पकड़ पकड़ के बना दिया जाता है कैंडिडेट, ताकि डर डर के लोग उसको वोट दे देगा। तो बस वो मनी और मसल्स पावर के बेसिस पे ही हो जाता है। तो बी तो नहीं होने वाला है। सी में है, चैलेंजेस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, है ना, मीनिंगफुल चॉइस का इंक्रीज इन आइडियोलॉजी डिफरेंस बिटवीन पार्टीज, ये भी नहीं होने वाला है। डी में क्या है, चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, है ना, डायनेस्टिक सक्सेशन में नो ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, बिल्कुल बिल्कुल यही हमारा होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जहां पे एक टाइप का एक डायनेस्टी चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। लाइक अगर आप देखो तो एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी आपको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पता है, सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले राजीव गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उसके बाद सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी। अब राहुल गांधी के ऐसा बोला जाता है उनके पास पोटेंशियल नहीं है, बट क्योंकि वो गांधी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़ा उनका आइडियोलॉजी बन चुका है कि बनेगा कांग्रेस में कोई अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो गांधी का ही बनेगा, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, लेकिन बार बार वो जो क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी ही सेलेक्ट हुई और बार बार वो कैंसिल हो जा रहा है, बस सोनिया गांधी बन रही है। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कांग्रेस को इस बारे में, फिलहाल हमें उससे क्या मतलब। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। 12 में देखो क्या, देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, यानी कि ये हमारा है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो देख लेते हैं।
असर्शन में दिया हुआ है द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वाज क्लियरली मेटल। सॉरी, क्या है जो मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री है ब्रिटेन का, वो क्लियरली मेटल है। हाँ बिल्कुल 100% है। वहां पे बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट में आयरन देखने को मिलेगा, स्टील देखने को मिलेगा, तो सारे के सारे मेटल्स ही आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। क्या है रीजन में दिया है विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे द इंग्लैंड फ्रॉम द 1940s एंड इन द colonies from the 1960s the demand of the iron industry increases rapidly। बिल्कुल सही है भाई, एकदम बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन का। तो उस बेसिस पे हम लोग कौन सा बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसमें है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 13 में आ जाओ। विच रीजन इन इंडिया इज हेवली कवर्ड विथ अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय द लोकल कम्युनिटी। यानी कि किस इंडिया के किस रीजन में हमें हेवली कवर्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जिसको वहां के लोकल कम्युनिटी जो है वो सिंपली क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो आसपास जो रहता है ना फॉरेस्ट के आसपास, वही उसको मैनेज करने का काम कर रहे हैं। लकड़ी जितना भी है उसको देख रेख करना कि कहीं कोई काट पीट के ना ले जाए। तो ऐसा किधर के पार्ट में हमें देखने को मिलता है, तो ये सिंपली आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके साथ साथ अगर आप गुजरात साइड वाले चले जाओ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, तो उस साइड में भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि लोकल कम्युनिटी जो है वही बहुत सारा जो है वो मतलब संभाल रही है। ठीक है, 14th क्वेश्चन नंबर देखो, शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एक तरफ लैंग्वेज दिया है, दूसरे तरफ दिया है प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स। इसमें क्या है, हिंदी देख रहे हो 40.2% बोला जा रहा है, बांग्ला देख रहे हो 8.3% बोला जा रहा है, 4.9% गुजराती बोला जा रहा है, और मलयालम है 3.6%। तो इस टाइप से हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, चलो उसको भी देख लेते हैं। द गिवन टेबल लिस्ट द लैंग्वेज स्पोकन इन द कंट्री अलॉन्ग विथ देयर प्रोपोर्शन एज परसेंट of the total population of India in 1991. Which of the given language is the second most popular language? बांग्ला था भाई, 8.3% है ना, बस हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लो 15 आ जाओ। 15 क्या है, रीड द टेबल। नीचे एक टेबल दिया गया है, उसके बारे में सिंपली हमें बताना है। चलो देख लेते हैं क्या है। एक तरफ इंडिया है और उसके तरफ से है पार्टी मेंबरशिप इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, 15.4%, स्वीडन में आपको देखने को मिलता है 9.5%, जिम्बाब्वे में 8% और चाइना में 10.6%। अब इसके बेसिस पे क्या पूछा है, बेस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन of the table political parties might enjoy the most popularity in which of the following countries। जहाँ पे पार्टी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, मेंबरशिप का परसेंटेज ज़्यादा होगा, वहीं तो वो ज़्यादा इंजॉय करेगी। तो इंडिया में हमें 15.4% देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द ऑड वन आउट, है ना। ऑड वन को सिंपली हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ए ऑप्शन में दिया है राजा रवि वर्मा। ये वैसे क्वेश्चंस है ना जो पूछे जा रहे हैं सीबीएसई से कि ऑड वन को आप चूज कीजिए। बहुत दिमाग खराब करना है भाई, तब जाकर समझ आएगा। देखो क्या है, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर और अल्फ्रेड कॉनकानेन। ठीक है, इनको अगर सबको देखो तो सब में एक चीज सिमिलैरिटी है कि सब राइटर है। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा होगा ना तो सबके सब क्या है, राइटर हैं। ठीक है, फिर बी पार्ट में देखो तो कैलाश भसीनी देवी, ताराबाई शिंदे और अरुणा असफ अली। ठीक है, ये जो हमारे हैं वो ऑड वन में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप बोलोगे क्यों सर, तो इसका है कि जो कैलाश भसीनी देवी है और ताराबाई शिंदे हैं, ये राइटर हैं। ठीक है, इन्होंने सिंपली लिखा है कि 19th सेंचुरी में वुमेन्स और उनका कंडीशन कैसा था, इसके बारे में सिंपली ये डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, एनसीईआरटी में ये भी सिंपली दिया हुआ है, जो फिगर बना के नहीं देता है बॉक्स टाइप का, तो उस बॉक्स वाले में दिया हुआ है। ठीक है, और अरुणा असफ अली जो है वो एक फ्रीडम फाइटर थी, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो थी पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, अगर सी में देखो तो गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है। अगेन सबका ऑक्यूपेशन सेम है, सारे के सारे फ्रीडम फाइटर हैं। उसी टाइप से जेन ऑस्टन, इमले बॉस्टे और हमारे पास है जॉर्ज इलियट।
ये सारे के सारे भी सेम ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लो कितना घुस कर पढ़ना पड़ेगा तेरे को, तब जाकर तुम अच्छे खासे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि 17 में आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करके फिर तुम्हें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो इन दिसंबर 1929, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये पूर्ण स्वराज के बारे में सिंपली बात हो रहा है। द डैश फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ठीक है, ये किसने किया था? द फॉर्मलाइज। ठीक है, ऑप्शन ए में है द सेंट्रल लेजिस्लेचर, नहीं भाई ये तो नहीं किया था। प्रोविंशियल काउंसिल, नहीं ये भी नहीं किया था। सी में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आप देखो तो सारा का सारा ये जो मूवमेंट चल रहा था ना, वो आईएनसी जो है वही लीड करने का सिंपली काम कर रहा था, तो आईएनसी इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 में देखो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स अमॉन्ग द गर्ल्स स्टूडेंट्स। यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट्स के बीच में जो हाई ड्रॉप आउट देखने को मिलता है वो भी कहाँ पे? तो हाई स्कूल में। ठीक है, तो उसका रीजन सिंपली आपको बताना है कि क्या होगा। चलो देख लेते हैं। ये दे वांट टू गेट मैरिड, हाँ ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़की चाहेगी या भाई मेरा शादी हो जाए तो ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं होता, मतलब एक्सेप्शन तो हर एक केस में है। ठीक है, बी पार्ट में। ठीक है, दे डू नॉट हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फर्दर ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशन नहीं है इसलिए वो पढ़ाई नहीं करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सी में देखें, their parents don't want to spend the limited available resource on their daughter education, they wants to spend in on their son। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो हमारे सोसाइटी में फैला हुआ है ना, सबके सबको ये डिस्क्राइब करता है ऑप्शन नंबर सी हमारा, कि जो पेरेंट्स है वही चाहते ही नहीं है कि हम अपना जो पैसा है, जो लिमिटेड हमारे पास पैसा है ना, उसको हम अपने डॉटर पे, अपनी बेटी पे खर्च करें। ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर जो बात हो रहा है वो गांव की विचारधारा के बारे में बात हो रहा है, विलेजेस के बारे में सिंपली बात हो रहा है। अब तो धीरे धीरे ये सब फैलने लगा है भाई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस टाइप से बहुत सारी मुहिम लाने लगी है सरकार, और लाना भी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, वो चाहते क्या है कि ज़्यादातर पैसा जो है वो बेटा पे हमें स्पेंड करें, ताकि बेटा हमारे घर का रहे तो आगे चलकर हमें हेल्प करेगा, और बेटी जो है वो तो किसी और के घर चली जाएगी, जो कि बहुत गलत है। आजकल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा कि बेटा लोग घर से ही निकाल दे रहा है मम्मी पापा लोग को, तो उससे अच्छी तो बेटी ना है। ठीक है, बेटी अगर कम भी उससे एजुकेटेड है ना, तो वो भी चाहती है कि नहीं मेरे पापा जो है, मेरे मम्मी जो है वो अच्छे से रहें। ठीक है, चलो ठीक है, फिलहाल उसके ऊपर नहीं जाते हम लोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19th में देखो, 19th में क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कास्ट इनइक्वालिटी। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कास्ट जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में, बिल्कुल ये भी हमारा तो सही है, इसे कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ चेंज्ड अ लॉट। हाँ बिल्कुल ये भी है कि कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके बीच का रिलेशनशिप जो है वो बहुत कुछ चेंज कर देता है। फिर थर्ड में देखो क्या है, द अपर कास्ट आर हेवनली अंडर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, जो अपर क्लास होता है वो हेवली अंडर रिप्रेजेंटेड होता है। नहीं बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल ही साफ झूठ बोल रहा है यार ये। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इज मच हायर देन द लोवेस्ट कास्ट। ठीक है, यानी कि क्या है, जो प्रोपोर्शन है जो वैसे पीपल्स का जो कि बहुत कम, मतलब क्या एक्सट्रीमली पॉवर्टी में जी रहे हैं, वो लोवेस्ट कास्ट के लोग हैं। हाँ तो बिल्कुल ये भी हमें हमारे सोसाइटी का ये भी एक टाइप का सच्चाई है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है। फिफ्थ देख लेते हैं, टुडे इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेरी रिच एंड वेरी पुअर पीपल इन एवरी कास्ट। हाँ बिल्कुल ये भी सही है कि अगर कोई कास्ट ले लेना तो उस कास्ट में कहीं देखने को मिलेगा बहुत अमीर है, कोई देखने को मिलेगा बहुत गरीब है, तो दोनों देखने को मिलता है। फिफ्थ भी सही है। तो 1 2 4 5 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से देख रहे हो, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपके मन में, मतलब एक टाइप का थॉट क्लियर होना चाहिए, एकदम तबाही मचा दोगे आप एग्जामिनेशन में। 20 में देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें से कौन सा जो टर्म है वो सिंपली रिलेट करता है किससे, पॉलिटिकल पार्टीज से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसा थोड़ी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाए। फिर देखो बी पार्ट में ऑटोक्रेसी नहीं, मोनार्की नहीं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हाँ बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेसी है बट एक क्या होता है
रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग चूज करते हैं, उसके बेसिस पे वो आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और यहां पर सिंपली हमारा कंप्लीट हो जाता है सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे सारे के सारे और 21 से लेकर 37 जो बच गए क्वेश्चन, सारे का सारा सॉल्यूशन हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लो, क्योंकि पर डे आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलता है जो आपके 10th के सिलेबस को चेंज करके रखता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।